नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग करने जा रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो आपके 7th पेपर हैं इंग्लिश के, उसके हम लोग देख चुके थे। एक तरह से पूरे के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन भी देख चुके थे इंग्लिश के, और हम लोग एमसीक्यू भी फॉर्मेशन देख चुके थे। यह पवन सीरीज का है और डीएलएड 4th सेमेस्टर का है। कुछ बच्चे कल पूछ भी रहे थे सर किस सेमेस्टर का है, तो मैंने उनसे लिखा भी तो था भाई 4th सेमेस्टर, वहाँ पे तो दिख ही रहा होगा आपको। तो यह 4th सेमेस्टर का देख लीजिए। और यह पूरा का पूरा पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी दे दिए हैं, साइंस वाला भी जो मैंने कराया है और मैथ वाला भी जो मैंने कराया है। और यह आपका इंग्लिश का आज दूसरा है, पहला इसके पहले आ चुका है, आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट लास्ट होगा। थोड़े से तबीयत वीक हैं, यानी कि थोड़ी सी जुकाम वगैरह हुआ है, तो बीच में थोड़े से डिस्टर्बेंस होंगे तो कोऑपरेट कर सकते हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आप इसको बहुत बार रिवाइज करके ही जाइएगा। देखिए मतलब मैं समझाते चलूँगा क्या होता है ग्रामर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, सबसे पहले आपको क्या किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग मेथड होनी चाहिए, मतलब कि है ये चीज़ें हमको बताना है। अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो किस प्रकार से आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसका मतलब यह हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले किसी भी एक तरह से लाइन को हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, हमको लर्न करना पड़ेगा। लर्न करके फिर उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल में लाना पड़ेगा। लाने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, उसमें न्यू वर्ड जोड़ने पड़ेंगे, फिर फ्रेजेस बनाने पड़ेंगे, फिर एक सेंटेंस बनेगा। आप समझ गए इस मेथड को किस प्रकार से आप डिराइव कर सकते हैं। पहले तो हमें उस लाइन में, जैसे बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन वीक होता है, वो घुमा फिरा के मतलब बना के बातों को नहीं लिख सकते हैं। तो यह लिखना, द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेजेस इज टू गेट एट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। यानी कि सबसे पहले हमको बहुत सारे वर्ड को सीखने पड़ेंगे, बहुत सारे वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, दिन प्रति मतलब कि न्यूज़पेपर जो आते रहते हैं वह सब। तो इस तरह से पूरा लर्निंग एक प्रोसेस चलेगा। फिर उसके बाद आप न्यू न्यू जो वर्ड सीख जाओगे ना, तो उससे फ्रेजेज और सेंटेंसेस बनाना शुरू करोगे। इन द केस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के केस में अ वर्ड फॉर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। समझ गए कि नहीं, वर्ड्स वर्ड से लेकर वर्ड तक, मतलब कि के लिए पूरे का पूरे ट्रांसलेशन एक इंग्लिश वर्ड तैयार होंगे। फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस शुड बी थॉट बाय ट्रांसलेटिंग देम इनटू द मदर टंग्स। समझ रहे हो ना, मतलब इस प्रकार से आपके मदर टंग्स में हो जाने चाहिए, तब जाके सारी चीज़ें आपको एक तरह से सही देखने को मिलेगा। तो मतलब साफ-साफ इसके इसको आप बना के भी लिख सकते हो मेरे लाल। देखो कैसे, इट हैज़ बीन फेल्ट बाय द प्रोपाउंडर्स, है ना? प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस। देखो इसका मतलब तो बहुत सारे बच्चों को नहीं, हमको भी कम ही अंडरस्टैंड हो पा रहे हैं। इसमें से मैं इसके बारे में बताऊँगा नहीं। ऑफ दिस मेथड दैट द वोकैब्युलरी एंड देखते हो लोग होते हैं बड़े बुजुर्ग जो इंग्लिश सिखाने वाले होते हैं, वो कहते हैं ना सबसे पहले वोकैब्युलरी हमको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप अपने वकैब को स्ट्रॉन्ग कर लिए, आप अपने एक तरह से सिनोनिम, एंटोनिम्स डेली रेगुलर पे तैयार कर लिए, आप एक तरह से एक डिक्शनरी तैयार कर लिए, तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। जैसे आप सेंटेंस बना रहे हो, हम आ गए कि वह तरबूज खा रहा है, तो तरबूज का इंग्लिश ही नहीं पता है भाई, जिसको नहीं पता वो नहीं लिखेगा, जिसको पता है वो वाटरमेलन फटाफट बता देगा। तो इस तरह से हमें कम से कम वर्ड एक फँसे ना हमारा, तो उसके बाद ट्रांसलेट करना चीज़ें आसान हो जाती हैं। मीनिंग समझना है ना? मैनर, बेस्ट मैनर के थ्रू उसको यूज़ करना, जैसे हमको पीटना है, किसी स्टूडेंट को पीटना है, तो उसको इस तरह से मत लिख दो कि बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें कि वो पीटने से ज़्यादा उसको मारना समझ बैठे हो, है ना? तो ये चीज़ें थोड़े समझ, मतलब समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल एक होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? या ग्रामर ट्रांसलेशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेथड इसी को कहते हैं। ठीक है ना? ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग है, जो अंडरस्टैंड होने चाहिए मिला-जुला कर। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, नीचे देखिएगा थोड़ा-सा, यहाँ से इस लाइन से, हेंस द फॉलोअर्स ऑफ दिस मेथड लेड मच इम्फसाइज ऑन द लर्निंग ऑफ द मीनिंग्स सो दैट द वैकेबलरी मे बी इन रीच्ड। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, मैंने यही चीज़ बताया आपको। दे आल्सो प्लेस्ड मच इम्फेसाइज ऑन लर्निंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर अंटिल द ग्रामर ऑफ द मदर टंग्स इज मस्टर्ड। मतलब कि एक तरह से अगर कहें कि जो सारी चीज़ें आपने सीख लिया, जब आपने वोकैब बना लिया, आपने वोकैब्युलरी बना लिया, मतलब कि इसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, बहुत सारे वर्ड आप दिन पे दिन पढ़े जा रहे हो, लेकिन अगर आपको ग्रामर ग्रामर के जो नॉलेज है वो है ही नहीं, उसके एक तरह से कहते हैं ना, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सॉरी सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, तो हमने पैसिव का बता दिया था। तो इस प्रकार से आपको अगर यह फार्मूला ही नहीं याद रहेगा, तो कैसे आप फॉर्मेशन कर पाओगे भाई?
तो यह चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए, रूल्स, लर्निंग्स, है ना? ग्रामर के जो रूल्स हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे पास्ट का कुछ अलग है, प्रेजेंट का अलग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट का अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अलग है। तो यह चीज़ें। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर? देख लेना। इसको आपको लिखना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको भाई। इसको आप सब में लिख सकते हो। ट्रांसलेशन मेथड वाला अगर आ जाए ना क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो इसको भी उसमें लिख सकते हो। इसमें से कोई एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ाओ और सबको उसमें लिखते चले जाओ। The major characteristics of the grammar translation method are: पहला, the main purpose of the grammar translation method is to learn a language in order to read its literature, to benefit from mental discipline and intellectual improvement, है ना, इम्प्रूवमेंट। तो ये चीज़ें पहले तो हमारे पास ये होनी चाहिए कि ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड होता है ना, उसमें इस प्रकार सा लैंग्वेज ऑर्डर लर्नर मतलब रीड करें। वो जो लिटरेचर वाला पोर्शन होता है, लोग बच्चे डर जाते हैं कि सर हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता है। लिखना नहीं, हमें ग्रामर लिखना ही नहीं है, हमें लिटरेचर लिखना है, लिटरेचर के फॉर्म में। समझ गए कि नहीं? इस तरह से बेनिफिट फ्रॉम मेंटल डिसिप्लिन एंड इंटेलेक्चुअल इंप्रूवमेंट। इससे क्या होगा, जब आप इस पर्पज को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अगर फॉलो करोगे, तो लर्नर जो होगा वह लैंग्वेज को एक तरह से ऑर्डर वे में रीड करने लगेगा। उसको बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलेंगे? उसको बेनिफिट या जो मेंटल जिसका डिसिप्लिनरी ऑर्डर में चलता रहेगा, और इंटेलेक्चुअल पावर जो उसका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। यह पहला इसका फ़ायदा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ठीक है ना? और देखना नेक्स्ट, ये भाई हम दे दिए हैं पीडीएफ आप लोग को। दूसरा क्या इसका फ़ायदा होगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का? As far as skill are concerned, reading and writing skills are more focused than listening and speaking। मतलब सबसे पहले हमको लिसनिंग मतलब लिखने से ज़्यादा, रीडिंग से ज़्यादा, है ना, हमको किस पे फोकस करना पड़ेगा? अपने लर्निंग पे, अपने स्पीकिंग पावर पे। तो यह चीज़ें भी हमको ग्रामर सिखाती है। नेक्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टेक्स वैकेबुलरी फ्रॉम रीडिंग टेक्स्ट, the teachers teach through translation, memorization and dictionary study। समझ रहे हो? यह तो टीचर का काम हो गया और आप भी इसको कर सकते हो। इट चूज द सेंटेंसेस एज द बेसिक पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस एज वेल। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से, जैसे कि आप कहते हो ना इंग्लिश मुझे बोलना नहीं आता, इंग्लिश बोलना कोई सिखाता नहीं है, वो खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। जैसे कि जब इंग्लिश इंग्लैंड में जब बच्चा रहता है, तो उसको इंग्लिश आती थोड़े है बचपन से, उसको लाके भारत में रख दो हिंदी सीख जाएगा। तो उसका मदर टंग है। आप सीडीपी में एक पोर्शन भी पढ़ते होंगे मदर टंग, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक तरह से मातृ शिक्षा, है ना? मातृ शिक्षा भी मदर टंग या फिर कहते हैं ना मातृभाषा कहा जाता है इसको। तो मातृभाषा का मतलब यही कि जो आपकी जो डेली लाइफ में जो चीज़ें भाषा यूज, जैसे कि आप बच्चा जन्म लिया, तो उसके मम्मी पापा जो चीज़ें बोल रहे थे उसको पहले वो अडॉप्ट करेगा। तो इस तरह से उसको मातृभाषा बोल दिया गया। तो इंग्लैंड में जो बच्चा पैदा हुआ उसका मातृभाषा इंग्लिश हो गया। समझ रहे हैं ना ये चीज़? तो इट चूजेस द सेंटेंसेस एज द बेसिस पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज पार्टी प्रैक्टिस एज वेल। इट फोकस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है ना? फोकसेस मतलब यह भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपका ग्रामर एक तरह से ट्रांसलेशन मेथड है। नेक्स्ट, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचर्स टीच द ग्रामर रूल्स देन गिवन एग्जाम्पल्स। तो यह भी होना चाहिए भाई, इसका भी एग्जाम्पल होता है। पहले क्या करते हैं टीचर? उसका रूल बताते हैं, आपको फार्मूला बताते हैं कि प्रेजेंट टेंस में यह सब्जेक्ट होगा, फिर यह हेल्पिंग वर्ब होगा, यह मेन वर्ब होगा, फिर इसके बाद जाकर हमारा एक ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह से, जैसे कि अगर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ध्यान देना है, तो हम क्या करते हैं? पहले बताते हैं बेटे को, बच्चों को बताते हैं कि बच्चों आप देखो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इसमें होता नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मेन वर्ब आ गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट आता है लास्ट में। जैसे कि मोहन मोहन आ रहा है, मोहन आया, मोहन आया, आया नहीं आता है, ता है ती है ईयर लग जाए, तो मोहन आता है, तो मोहन कम, मोहन कैम, है ना, मोहन कैम। इस तरह से बोल सकते हो। तो यह किस में आ गया हमारा? या आप बता सकते हो कि आ गया आपका किस में? ट्रांसलेशन मेथड में आ गया बेटा। यह भी तो एक ट्रांसलेशन मेथड हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? इस प्रकार टीचर को टीच करना है, और टीचर को दूसरी बात है मदर टंग में, अगर वह बच्चों को समझाता है मदर टंग में, तो बच्चे और अच्छे से एक तरह से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, है ना?
तो एक्टिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, तो इस तरह से मदर टंग में बच्चों को सिखाया जाए, सिखाते हैं। मतलब ये थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल हो गई सबकी सबकी। तो कोई बच्चा होता है जो बहुत अच्छा पढ़ाने वाले होते हैं, उससे भी नहीं सीख पाते हैं, और थोड़े से जो मीडियम में पढ़ाने वाले होते हैं उससे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी करके सिखा देता है। तो टीचर्स एंड लर्नर्स मेंशन ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ नॉलेज ट्रांसमीटर्स एंड नॉलेज रिसीवर। तो जो चीज़ें मैंने वही तो बताया आपको, जो जैसे कि आप काम करते हो ना, जो टीचर्स होता है और जो लर्नर होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, ये दोनों मेंटली प्रिपेयर हों, अपने आप को प्रिपेयर करके पहले से रखे रहें कि एक ट्रेडिशनल रूल फॉलो होता है, जो ट्रांसमीटर होता है और नॉलेज रिसीवर होता है, यह दोनों भी पास पास होते हैं, है ना। ये एक तरह से रूल में इंट्रीग होते हैं, या फॉलो करते हैं रूल को। तो यह भी एक प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। भैया आप ट्रांसमिट कर रहे हो लेकिन लर्नर है नहीं आगे, रिसीव कर ही नहीं रहा है, कुछ नॉलेज ले ही नहीं है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी चीज़ें पढ़ाई हुई बेकार जाएंगी, है ना। यह चीज़ समझ सकते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, मतलब कि लर्नर और मतलब जो ट्रांसमिटेड है, दोनों एक प्लेस पे भी रहते हैं। इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो। ये भी एक तरह से हमारा ट्रांसलेशन मेथड का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाई डायरेक्ट मेथड? अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? इसमें फैसिलिटी जो होती है ना बेटा, राइटिंग फ्लो, फ्लुएंसी इन स्पीच, मतलब आप कुछ भी बोलते चले जाओ एकदम धड़ाधड़। कहते हो ना, कोई बच्चा आ गया इंग्लिश बोलने लगा, अरे बहुत इंग्लिश आता है ससुरे को। लेकिन कितना इंग्लिश आता है वो तो ग्रामर उसकी प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। कितना इंग्लिश आता है वो तो एग्जाम निकालने के बाद पता चलेगा। कितना इंग्लिश आता है अंक आने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन मतलब फेल हुआ कि पास हुआ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा भी बहुत ज़्यादा, मतलब जो हो जाता है ना गुमान अपने पे, तो धराशायी तुरंत हो जाते हैं। भाई रावण का घमंड टूट गया तो क्या है। चलो आ जाओ। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? इन दिस मेथड द फर्स्ट थिंग विच गेट्स इम्पॉर्टेंस इज स्पीच। पढ़ लीजिए इसे अच्छे से पहले एक बार। नॉट रीडिंग, दिस emphasize is based on the principle that fluency in learning and facility in writing flow fluency in speech. So learning, so so के बाद आते हैं, इसलिए learning to speak a language is always by far the shortest road, है ना। समझ रहे हो, बहुत दूर के लिए, मतलब जो लर्निंग लैंग्वेज है बेटा ना, वो बहुत दूर तक जाता है और शॉर्टेस्ट रोड है टू लर्निंग एंड टू राइट। समझ रहे हो ना। अगर आप स्पीक कर रहे हो बेटा, इंग्लिश को सीखना चाहते हो, या मैंने सीखना चाहते हो, तो समझ लो कि बहुत शॉर्टेस्ट पाथ है आपको बहुत दूर तक बहुत जल्दी सिखाने का। लेकिन अगर आप राइट करके लिख रहे हो तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बार लिखने से ज़्यादा, एक बार अगर आप लिख रहे हो किसी चीज़ को ना, तो समझ लो 10 बार पढ़ने के बराबर है। इस वजह से कोई चीज़ लिख के याद करो। वही चीज़ बोल रहा है, लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इन ऑलवेज बाई फॉर द बाई फॉर द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइट। समझ रहे हो ना। ये चीज़ें समझ रहे हो भाई, लिखना और मतलब कि लिखना और याद करना, ये चीज़ें दोनों के दोनों क्या हैं, एक तरह शॉर्टेस्ट पाथ हैं और बहुत दूर तक आपको ले जाएगा। हमेशा साथ साथ चलते हैं बेटा, बहुत दूर तक हमेशा साथ रहते हैं। इन दिस वे, जैसे आप इंटर में या फिर हाई स्कूल में रहे होगे तो बहुत लिख लिख के याद करते थे, इक्वेशन लिखते थे, दीवार पे चिपकाते थे, यहाँ वहाँ आज भी लिखते होगे। जो बच्चे थोड़े से तैयारी करते हैं ना ज़बरदस्त तरीके से, एक ही बार में धाएँ धाएँ मारते हैं ना, तो वो लिखते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अगर जो नहीं याद होता, जैसे वो कई बार लिख कर याद कर चुके हैं, तो वो बार-बार नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको बार-बार रिवाइज़ करते रहेंगे। 1 हफ्ते रिवाइज़ करेंगे, 3 दिन, फिर 1-1 हफ्ते पे, फिर 1-1 महीने पे रिवाइज़ करना जहाँ शुरू कर दिए ना, उनके दिमाग में छपता चला जाएगा, और जब तक एग्ज़ाम फोड़ेंगे नहीं ना, तब तक वो दम नहीं लेते बेटा। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। इन दिस वे we may say that the objective of the direct method is to teach language directly so that a direct bond may be established. तो इस चीज़ को थोड़ा सा डीट लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस थिंग्स इन दिस मेथड, सो टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मदर टंग, सिंस इट इज presumed that its use hinders the direct contact of the learner with English. Opinions differ, however, on the use of mother tongues and its extent. Some stand for its total banishment, while others follow its use to some extent. For instance, mention and petal say. Translation translation in any shape for or form is banished from the classroom, including the use of mother tongues and of the bilingual dictionary. देखो बेटा, हम एक बात आपको बता देते हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं है। यह लिखा गया है कि जो आप डायरेक्ट मेथड होता है ना, वो एक तरह से
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे, एक तरह से कह लीजिए कि हमारे मदर टंग्स के अगर साथ उसको किया जाए, समझाया जाए इस तरह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो होता है ना, वो हमारा मदर टंग, जैसा कि हम अपने भाई को समझाना होगा तो हम उसको थोड़े से डाँट कर भी और थोड़े से घर की कुछ भाषा जो उसको बोलते हैं उसको बोल-बोल के समझा देंगे, वो बुरा भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर कोई जिसको जानते नहीं हैं, है ना? उसको अगर मैं पढ़ाने गया कभी और उसको इस तरह बोल दिया, वो लगा मारने, खिलवाड़-उड़वा दिया, भाई लो चलो तो इसको पिटाई उसकी कर देते हैं थोड़ा-सा, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो इस तरह से, तो हमको क्या करना है, मदर टंग का ज़्यादा यूज़ करना है, कब छोटे बच्चों के साथ, जिससे बच्चे क्या होंगे, बेटा उसमें इंक्लूड रहेगा तो क्लासरूम में मदर टंग, तो बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा एक तरह से डायरेक्ट मेथड को पकड़ेंगे। तो ये सेफ़ होता है, उसका डिज़ाइन करते हैं हम डायरेक्ट मेथड का, उसमें मदर टंग का यूज़ करते हैं। बस देखो इतने पूरा बड़ा लिखा है ना, पढ़ोगे तो कुछ बहुत छोटे भाषा में आप बोल सकोगे, इंग्लिश में थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के लिख देना बस। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। भाई मेरिट्स का मतलब कि लाभों के लिए और डिमेरिट्स का मतलब उसका हानि क्या है भाई, डायरेक्ट मेथड का देख लो। मेरिट का मतलब लाभ और डिमेरिट का मतलब हानि। तो भाई आप लिख सकते हो मेरिट ऑफ द मेथड। पहला क्या है, इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। समझ गए ना, यूनिट भाई डायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें कुछ नहीं, बस यूनिट ऑफ स्पीच। जैसे मैंने बोल दिया प्रकाश के बारे में समझाओ, तो एक बार बोलो प्रकाश की लाइन में धड़ाधड़ धड़ाधड़ सेंटेंस बोलते हुए फिर निकल जाओ, तो इस तरह से चीज़ें हो जाएँ। ठीक है ना? और दूसरा देखो इसका, तो यह चीज़ सही है ना, कुछ बच्चों को ऐसे ही समझ में आता है, डायरेक्ट बोलो, उनको घुमा-फिरा के मत बात करो। वर्ड्स थ्रो इन रिलेट सिचुएशंस लीव एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एक तरह से कह लीजिए कि उसके वर्ड्स को है ना टफ बना देता है, टफ, TOUGHT, टफ, इन रिलेटेड सिचुएशंस लीव एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। हाँ बेटा, तो यह एक तरह से कह लीजिए कि बच्चे के दिमाग में ना ऐसा सिचुएशन बना देता है कि बच्चे एक तरह से इंटरेस्ट लेने लग जाएं, बच्चे पे इंप्रेशन वगैरह डालने लग जाए, ये सारी चीज़ें। इट इज़ नेचुरल मेथड बिकॉज इट एम्फेसाइज प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बेटा क्या होता है, एक नेचुरल मेथड होता है, इसलिए इसे बच्चे क्या करते हैं, हमेशा प्रैक्टिस इस लिसनिंग और स्पीकिंग करना पसंद करते हैं। चलो आ जाओ, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। डिमेरिट्स क्या है भैया, ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। ठीक है भाई, ये लिख देना। सो दैट मेथड बिकम्स एक्सपेंसिव एंड इज बियॉन्ड टू रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड टीचर्स। समझ रहे हो, जो ऑर्डिनरी स्कूल होते हैं बेटा, उसके अगर पीछे एक तरह से बियॉन्ड देखा जाए ना, तो यह रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल एंड टीचर्स के लिए होता है, बिकम्स एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ ऑडियो डायरेक्ट मेथड में, ऑडियो विजुअल एड्स और नॉट इजीली अवेलेबल। हाँ बेटा, ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यह पूरा तरीका आप लिख सकते हो। दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग्स, है ना, तो यह जो मेथड है ना डायरेक्ट मेथड, यह एक तरह से इसमें मदर टंग की यूज नहीं होते हैं, कह लो। वाइल कंपेरिजन विथ मदर टंग इज ऑफन डिजायरेबल टू इरेडिकेट परसिस्टेंस इरर्स, है ना। तो इस तरह से जैसे कि मान लो किसी बच्चे को इरर वगैरह समझाना हो, तो इसमें डिस्क्राइबल जो डिजायरेबल, सॉरी डिस्क्राइबल बोल दिया, डिजायरेबल जो होता है, एक तरह से बेटा मदर टंग की होती है, तो यह चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलता है, इस वजह से यह भी एक तरह से क्या है, इसका डिमेरिट है। सिंस ग्रामर इन दिस मेथड इज थॉट इंडक्टिविटी, देयर फोर स्टूडेंट्स डू नॉट एक्वायर मैस्ट्री ऑफ ग्रामेटिकली रूल्स। ठीक है ना, इसमें बेटा कह लो कि इसमें जो इंडक्टिव है ना, स्टूडेंट एक्वायर्स माइस्ट्रे ऑफ ग्रामेटिकली रूल्स। बेटा इसमें ग्रामेटिकली रूल्स जो होते हैं ना, इस पर फॉलो नहीं होते हैं, इस वजह से भी एक तरह से कह लीजिए कि क्या होता है, ये हमारा इसके डिमेरिट है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोस, बस इसको पढ़ डालो भाई, कितने हैं पढ़ दो। क्या होता है, टीचिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं भैया, जो टीचिंग प्रोज होते हैं, ये क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज के लिए तो लेसन प्लान लेसन के लिए होता है बेटा। पहले तो आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूसिंग द प्रोज लेसन कौन सा होना चाहिए हमारा, और इसके बाद टीचिंग स्ट्रक्चर्स कैसा है, फिर डाइविंग द टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स में उसको एक तरह से, सॉरी डाइविंग में नहीं बेटा, डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, टीचिंग वैकेबुलरी बनाओगे, है ना। इस तरह से आप एक तरह से प्रोज तैयार करोगे टीचिंग के लिए, क्या क्या हमको करने हैं। फिर मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, फिर साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, फिर टेस्टिंग कंप्रहेंशन, फिर टेस्टिंग एप्लीकेशन। इस तरह से इसके कुछ रूल है बेटा, याद कर लेना आपको। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ पोएट्री टीचिंग, पोएट्री टीचिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, ध्यान से देखना भैया।
पहला है रीड द पोएम अलाउड। थोड़े पोएम को अलाउड लाउडली आप बोलो, नहीं तो पता चला कुछ बच्चे सो गए उधर, मैं कर रहे हो भाई, थोड़े से और बहुत स्लो बोल रहे हो, थोड़ा सा आवाज़ आपका दब जा रहा है, मतलब कि आपको इतने ज़्यादा एक्टिवली स्पीड से बोलने हैं ना, तो जिससे कि बच्चा जो पीछे बैठा रहा है उसको भी बहुत ही लगे कि सर जो है हमारे सर पे चिल्ला रहे हैं, तो वो सोने ना पाए, उसकी नींद उड़ जाए। इस तरह से बोलो, और आगे बैठा वाला जो आगे तो होगा उसकी तो बुद्धि एकदम हरी हो जाए कि अब कभी भी हमको सर डेंजरस ज़ोन में बुला सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और मेरी बैंड बजा सकते हैं। ठीक है ना? इस तरह से। तो दूसरा क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिफाइन वर्ड्स द स्टूडेंट्स डू नॉट नो। है ना? तो मतलब आइडेंटिफाई आपको करने हैं कि कौन-सा बच्चा है जो यह नहीं जानता है। समझ गए? इस वर्ड को नहीं जानता है। तो उसको आइडेंटिफाई करो उस बच्चे को। इसके बाद रीड द पोएम अलाउड अगेन, फिर रीड करो अलाउड। तो अब इसके बाद समराइज द पोएम, एक तरह समराइज उसका करो पूरे पोएम का। फिर डिस्कस द पोएम, पोएम को डिस्कस करो। आस्क स्टूडेंट फॉर देयर एक्सपीरियंस, उसके बारे में पूछो स्टूडेंट से। फिर मेमोराइज द पोएम, लर्न करने के लिए मतलब मेमोरी में थोड़े सेट कर दो। फिर रिसाइट द पोएम बेटा, फिर उसके बाद उससे बाईकाट कर लो। तो इस तरह आप कर सकते हो, बहुत सारे एक्टिविटी है इस बच्चों को सिखाने का। मतलब हम अप्रोच देखो, आगे आगे भी अप्रोच आ गया। व्हाट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच? तो इसमें देखो स्ट्रक्चरल से दिमाग में एक क्रिएटिविटी बन रही है ना, कि हमें स्ट्रक्चर एक बनाना होगा अप्रोच का अपने। पहुंच, अप्रोच मतलब पहुंच होता है ना? तो देयर इज अ कंट्रोवर्सी रीडिंग दिस सिस्टम, sorry, controversy regarding this system beta, whether is should be considered as an approach or method without going into an, पढ़ लेना बस थोड़े से अच्छे से, into an academic discussion. It would be suffice to say that since the approach takes concrete concrete from in its application, it may be regarded as a technique or method. The structural method is based on the belief that in the teaching of foreign language, the mastery of structures is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitations of difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving in an intensive drill to the students in the structure patterns. It is said that by concentrating on essential English at the secondary stage, the other aspects may be left to wait till college days. This saves the lowering ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, है ना? तो ये चीज़ें हैं, आपको पढ़ के ही समझ में आएंगी बेटा, इसको पढ़ लेना। जो चीज़ें पढ़कर थोड़े से एक दो बार पढ़ के समझ में आएंगी ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबे हर्जे तक रहती है। नेक्स्ट देखना, डिड्यूस द कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव स्पीच का, कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब मैं बता देता हूँ ऐसे ही हिंदी में, आपको सुनना ध्यान से। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब हो गया कि लर्नर सेंटर्ड होता है बेटा। यह जो सीखने वाला होता है ना, इसमें लर्नर सेंटर्ड में बैठा होता है। और कम्युनिकेटिव स्पीच जो होता है कम से कम दो लोगों में बेटा, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, इसको इसमें लिख देना, है ना? Communicative approach will be get between two persons, है ना? मतलब कि लेस, मतलब कि मोर देन भी हो सकते हैं इससे ज़्यादा। तो कम कम से कम हमें तो 2% लेके ही चलना है। और इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है बेटा, इसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं, इसको लिख देना। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो सीखने वाला बीच में बैठा रहता है, बीच में होता है भाई। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फॉर फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग्स, जो भी आप बोलते हो ना बिल्कुल फ्लुएंसली, एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्या क्या? एक्यूरेसी भी, और आप क्या बोल रहे हो, अप्रोप्रिएट टेंस जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही, उस पे यह बहुत ज़्यादा ध्यान देता है बेटा। तो यह कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है, किस प्रकार से आप बोल रहे हो, किस प्रकार से इफेक्ट डाल रहे हो सामने वाले पे, यूज किस प्रकार से लैंग्वेज का कर रहे हो, नीड कितनी है, यह सब ग्रामेटिकली जो वेल फॉर्म्ड है वो उसमें आप बोलो। समझ रहे हो ना? मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करने हमको, वेल फॉर्म्ड, मतलब कि मैंने अगर डायरेक्ट किसी को समझाना है ना, तो स्पीच का मतलब यही हो गया बेटा अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब आपका जो बोलने का जो माइंड सेट है ना, ग्रामेटिकली कभी इरेक्ट करो ही ना। समझ रहे हो ना? इस चीज़ को ध्यान देना है, बस यही चीज़ है। इसको अपने लैंग्वेज में भिड़ा के, मतलब सॉरी भिड़ा के बोल रहे भाई बना के लिख लेना। जुकाम हुआ है भाई ना तो मुँह से कुछ भी निकल जा रहा है, माफ़ी दीजिएगा। सॉरी 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 अगेन एंड सॉरी। देखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। वही चीज़ है, उसके की क्या होने चाहिए कम्युनिकेटिव अप्रोच के, बताओ, आप खुद बताओ, आप खुद बता लोगे भैया। देखो, एम्फिसाइज लर्निंग कम्युनिकेटिव थ्रो, आपको बात है, पहले बात है इंटरेक्शन,
टारगेट होना चाहिए लैंग्वेज का। आप डेली प्रैक्टिस कर लो पहले। इसके बाद बेटा इंडक्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट इनटू द लर्निंग सिचुएशन। जब आप सीख रहे हो ना, तो ऑथेंटिक टेक्स्ट को कुछ पकड़ो, किसी पे न्यूज़पेपर का कटिंग ले लो, किसी ऐसे चीज़ का ले लो तो जिस पे डिस्कशन करो खुद भी अकेले रूम में बंद होके। द प्रोविजन ऑफ opportunities the provision of opportunities for learners to focus not only on the language but also on the learning process itself। मतलब समझ रहे हो ना, वो खुद से किस प्रकार खड़ा हो रहा है, किस प्रकार से बोलना स्टार्ट कर रहा है। आया बहुत बढ़िया इंग्लिश आता है तो झाड़ कर चला गया, तो ऐसे थोड़े बोलना है हमको, हमको एक वे में बोलना है। फर्स्टली क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हाउ आर यू। तो बच्चे बोलेंगे आई एम फाइन, तो बोलोगे इट्स ओके, दैट इज माई टॉपिक इज इस तरह बोलोगे स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट समथिंग, वी विल टीच अबाउट समथिंग। तो इस तरह से आप क्लास को हैंडल करना शुरू कर दोगे। बच्चों पे थोड़ा सा इसका अफेक्ट पड़ेगा और बच्चे सीखने में थोड़े से ललक झुकाएंगे, मतलब झुकाएंगे अपने आप को, ललक ललाइट होंगे और उस चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा बेटर समझेंगे। टीचर चाहिए। देखो बच्चे, हम ये नहीं कहते बच्चे सीख नहीं पा रहे, भाई तुम सिखा नहीं पा रहे हो या बोलो किस चीज़ को, तुम सिखा नहीं पा रहे हो भाई। बच्चे तो सीखने के लिए ही बच्चे हैं, बने हैं। बच्चे को सिखा तो सको, ऐसा टीचर लेके आओ। अब ऐसा नहीं गधा सारे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 9 समझ गया, एक नहीं समझा तो बोलो टीचर अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन अगर एक समझा 10 नहीं समझे, 9 नहीं समझा ना, तो टीचर अच्छा नहीं भाई, समझ लो। नेक्स्ट देखना एनहिनेंस, मतलब यही सब है जो हमने बोला ना। कम्युनिकेटिव में क्या होना चाहिए, आपके टेक्स्ट क्या है, किस पे आप बोल रहे हो ये मायने रखता है, लर्नर कैसा है ये मायने रखता है, लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर देना है, अपने सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप किसी चीज़ को बोल रहे हो तो किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो, ये ज़्यादा ध्यान देना है। तो थोड़ा सा बना के लिख सकते हो आप बेटा ना। मैक्सिमम बच्चे तो बीटेक वाले भी हो सकते हैं इसमें, और प्लस मैक्सिमम बच्चे बीएससी वाले भी होंगे इसमें, तो वो बना के थोड़े लिख सकते हैं। एन अटेम्प्ट, देखिए लास्ट वाला देखिए पांचवा क्या है, एट अटेम्प्ट टू लिंक क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग विथ लैंग्वेज एक्टिवेशन आउटसाइड द क्लासरूम। बेटा इस चीज़ को आप कर सकते हो, सीख कराना अटेम्प्ट, मतलब इस तरफ। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। भाई मेरिट्स क्या हैं, दे इंप्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन। भाई बिल्कुल बिल्कुल होगा, आप देखो, खुद देखो अपने आप से, कभी बोल कर देखना। जैसे मैंने अभी कुछ 2-3 वर्ड बोले ना, अपने से बोले, तो 2-3 सेंटेंस बोले अपने से बोले, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन पावर जगेगा, आप दूसरों के सामने बोल पाओगे, कुछ दोस्तों से चैट में बात कर पाओगे। एक काम कर लेना, 2 मोबाइल ले लेना, एक तरफ से अपने करना, एक तरफ से उसका जवाब देना। अपने से करोगे ना, थोड़े से सीखने में अच्छा लगेगा। 2-3 बार बोलोगे, फिर 2-3 ठो वीडियो देख लोगे, मतलब मज़ा आ जाएगा। सच बताऊँ, जिस दिन मेरा डेमो था ना टीचिंग के लिए, तो समझ लो कि उसमें पूरी चीज़ें इंग्लिश में बोलनी थी। जब इंग्लिश में बोलनी थी, तो मैंने उसके लिए कुछ सोचा नहीं क्या प्लान करें। तो जब मतलब 1 घंटे बचे थे कि हमें अब जाना है मुझे, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे नहीं, बच्चे सब के सब गधे थे। सब के सब गधे का मतलब मतलब इंग्लिश मीडियम अच्छा क्लास है, कॉलेज है, तो उसमें बच्चे सब इंग्लिश वाले थे। लेकिन किसी को सब्जेक्ट के बारे में पता ही ना था। तो मैंने जब एक टॉपिक उठाया डायमेंशन, डायमेंशन और प्लस यूनिट, तो बच्चों को इसमें इतना ज़्यादा बता दिया ना, तो बच्चे खुद कंफ्यूज हो गए, ये सारा ससुरा मास्टर है कि कहीं से रट गए। बच्चे खुद बोले सर कहीं पढ़ाते हैं क्या? तो मैंने तुरंत बताया हाँ, थोड़ा सा मैं पढ़ाता भी था और प्लस यूट्यूब भी सारी चीज़ें हैं और टीचिंग भी करते हैं। तो इस तरह बच्चे समझ गए, मतलब वो खुद समझ गए, सोच लो बिना बताए समझ गए, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने अंदर अगर डेवलप करेंगे, जो हैबिट है, यह नहीं मायने रखता है कि आप किस लैंग्वेज में, मतलब कि लैंग्वेज का मतलब हिंदी बोलो थोड़े बहुत चल जाएगा, इंग्लिश थोड़े बहुत बोलो चल जाएगा। तो जो चीज़ें हैं दोनों मिक्स बोलो तो चल जाता है। तो वो चीज़ें वहाँ पर मैंने जाना कि हाँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी को थोड़े से हिंदी और हिंदी के साथ पढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ें थी, मतलब कोई भाई आईटीआई का बच्चा अगर पढ़ा रहे हो ना, तो भी इंग्लिश में पूरा ऑल अबाउट, मतलब कि सब सब कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही नहीं बोला जाता है। तो ये चीज़ें थी, तो यह हमारे डीमेरिट्स हो जाते हैं, ठीक है ना? जो कम्युनिकेशन अप्रोच जो डायरेक्ट सभी लोग समझ बैठते हैं कि पूरे इंग्लिश में बोलना है, तो ये डीमेरिट्स के अंतर्गत आते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना? और मेरिट्स में क्या आएँगे, आपके स्किल्स चेक किए जाएँगे, आपका एक तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्पीकिंग स्टार्ट जो आप कर रहे हो, तो यह चीज़ें आप चेक की जाएँगी, है ना? यह चीज़ें प्रैक्टिस कितना किए हो, ये स्पीकिंग मतलब कितना आप लर्नर हो, सीखने के लिए कितनी ज़्यादा उत्सुक हो आप, तो यह चीज़ें। बॉडी की एक्टिविटी आपकी यह क्या है, यह भी एक तरह से आपका मेरिट के अंतर्गत आ जाएगा, याद रख लेना भाई। और क्या होगा? द मेन प्रॉब्लम, देखो ये डीमेरिट्स में, ड्यू टू स्ट्रेस कवरिंग इमोशन आइडियाज एंड थॉट दे एक्वायर
फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, बिल्कुल। जब जब आप बहुत चीज़ें बहुत स्पीड से बोलते हो ना, तो इसका मतलब सब कुछ आपको आता रहता है, उसके बारे में आप समझ रहे होते हो। जैसे मैंने बोला, अपना नाम बताओ, फटाफट बता दिए, पापा का नाम बताओ, बता दिए, घर का नाम, घर का मतलब जगह बताओ तो बता दिए, क्योंकि वो चीज़ें फ्लुएंसी में है। तुरंत पूछो तुरंत बताओ, तुरंत पूछो तुरंत बताओ। तो इससे क्या होगा, जब आप सीख जाओगे किसी चीज़ को, जब किसी कोई चीज़ जान जाते हो ना, तो उसमें फ्लुएंटली आ जाती है अपने आप। तो इससे कहा जाता है कि स्किल, जो माइंड की सोचने की क्षमता होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना? इस वजह से बच्चे को गेम खेलने के लिए कहा जाता है, बच्चे को इंग्लिश सुनने के लिए कहा जाता है, जिससे उनके दिमाग में घर कर जाए इंग्लिश। आज के माँ बाप तो इंग्लिश मैन बता दे रहे हैं ना, लेकिन मैं तो भाई अपने बच्चों को, मैं तो बोल दिया हूँ बेटू से, अपने बच्चे महान आत्मा बनेंगे शुद्ध हिंदी बोलेंगे, है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो, डीमेरिट्स ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच बताना जरा। देखो भाई, डीमेरिट्स इसके क्या क्या होंगे? जो स्पेसिफिक एफर्ट हो गए, है ना, स्पेसिफिक एफर्ट जो रिक्वायर्स होंगे। जैसे मान लो आप कहीं इंग्लिश में इंग्लिश छाट रहे हो, फिर उसके बाद कहीं गए, अब वहाँ पे सभी लोग आपको समझने वाले तो है ही नहीं, तो इसका डीमेरिट्स ये देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए। जो कन्वर्सेशन है बेटा ना, उसमें कंटेक्स्ट जो होते हैं ना, ये मायने रखता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, है ना, और इसमें कुछ अलग सा कंटेंट्स ला दो बिना प्रैक्टिस वाला, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डीमेरिट्स के अंतर्गत आ जाती हैं इसके। तो टीचर हु कुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस पार्टिसिपेट इन सच कंटेक्स्ट और कन्वर्सेशन, है ना, पार्ट ऑफ द टीचर रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एफर्ट, है ना, ये चीज़ें इसकी डेमेरिट में आ जाती हैं। मतलब कि बच्चों को समझाना पड़ता है, कि टीचर को भी पार्ट बनना पड़ता है ना, कौन कौन पार्ट हो, इस तरह से बनना पड़ जाता है बेटा। डिटेल्ड क्लासरूम टेक्निक्स इंटरगेटिंग द टेक्सुअल लेसन एंड कम्युनिकेट्स टेक्स्ट हैव गॉट टू बी इवॉल्व्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ इंग्लिश, ये भी इसके डीमेरिट्स हैं। द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर ओवर crowded classroom and unwidely benches make group work and face to face discussion very difficult to organize। बेटा दिया भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि समझ रहे हो ना, जो क्लास में देखते हो ना, बेंच कैसे होते हैं, सीधे सीधे लगे होते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि बच्चों को एक तरह से जब क्राउडेड क्लासरूम होता है, पूरा ओवर भरा होता है, मतलब क्राउड मतलब पूरा भरा होना है, तो उसमें बच्चों को फेस टू फेस डिस्कशन कराने में बहुत दिक्कत होती है, डिफिकल्टीज हो जाते हैं बेटा, है ना। तो ये भी इसके क्या हैं, क्योंकि अनवाइडली बेंचेज होते हैं ना, इस वजह से दिक्कत हो जाता है, और बच्चे का ग्रुप जो होता है, जो वर्क होता है, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, फेस टू फेस डिस्कशन नहीं हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी हो जाती है, तो वो एक तरह से डीमेरिट के अंतर्गत आ जाता है। तो कुछ बच्चे सीख नहीं पाते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाई कंप्रहेंसिव लिस्टिंग? बेटा क्या होता है कंप्रहेंसिव लिस्टिंग? मतलब देखते हो, कुछ लोग होते हैं पढ़ने के लिए बोल देते हैं, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, तो उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग जो रिपीटिव स्किल है बेटा ना, रेसिपिटिव, तो वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा कंप्रहेंशन, लोग कहते हैं ना कंप्रहेंशन सॉल्व करो, लिसनिंग कंप्रहेंशन, मतलब कि कुछ सॉन्ग सुनो, कुछ कहानी सुनो इंग्लिश में समाचार सुनो, तो यही कंप्रहेंशन है, लिसनिंग करो उसका। तो समझ रहे हो ना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पूरा बढ़ाना है आपको, बताना है, तो कम से कम पूरा बता दें। अब देखो, अब कोई बच्चा, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, हम तो कभी मूवी नहीं देखते, पहली बात बताता हूँ मैं, बॉलीवुड का कोई मूवी लॉन्च होता है ना, बहुत स्पेशल होता है, तो मैं उसकी कहानी मात्र 10 मिनट में जान लेता हूँ, यूट्यूब से या फिर कहीं से। जानने के बाद उस मूवी को 3 घंटे देखकर क्या समय, मैं मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं कोई मूवी देखता भी हूँ ना, तो बहुत कम ही होता है कि उसका नाम याद हो। पहली बात, मैं बॉलीवुड मूवी बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम, मतलब ना के बराबर समझ लीजिए, है ना, बहुत कम। कभी मूड ऑफ हो गया तो जो जैसे आता रहता है ना, जो मतलब बॉलीवुड में जो ऐसा कुछ मूवी बन जाए जो कि एक तरह से ऐतिहासिक हो, तो उसको थोड़ा सा मैं देखने लग जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा हॉलीवुड का ही रहता है। तो ये चीज़ें बहुत कम, मतलब जब भी मैं दोस्तों के साथ थोड़ा सा गया भी हूँ, तो सिनेमा हॉल में वगैरह में, तो वो चीज़ें वहाँ पर हम लोग हॉलीवुड कब जब लॉन्च होता था तब हम लोग जाते थे, ऐसे नहीं, क्योंकि उसमें भले से थोड़े से पैसे लगाओ तो अच्छे मूवी कोई देखो, कम से कम जो लगे हाँ हमारे लाइफ में उसको डिज़ॉल्व किया जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो उस समय चीज़ें अपने तरफ थी तो हम लोग अपना करते थे, लेकिन आज क्या है, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ हमें मूवी के टेक्स्ट के बारे में जान लिए, हाँ ये मूवी है, इसमें क्या स्टोरी है, जान लिया, तो बेटा ये क्या है, कंप्रहेंसिव एक तैयार हो गया। पूरी की पूरी मूवी देखो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में एक अलग कैचअप बनेंगी उसकी। लेकिन अगर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए, पढ़ो, पढ़ लो, पढ़कर समझ लो इसमें क्या है, तो एक कंप्रहेंसिव हो गया। और जो बच्चा ऐसा करना सीख जाए ना, तो उसका कंप्रहेंसिव नॉलेज बहुत ही गजब का हो जाएगा। लिसनिंग, सुनने की क्षमता, तो मम्मी लोग कहती हैं, छोटा बच्चा जो होता है ना, देखते हो
उसको कान में लगा के दे दिए गाना, या फिर छोटी मतलब मेरे पास भांजा है एक छोटा सा, तो उसको एक तरह से मोबाइल में लगाकर कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड दे दो, वो बोलता रहे, मतलब सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, दिन भर सुनता रहता है। कार्टून लगा के दे दो, इंग्लिश में बोल रहा है, वो सुनता रहे, उसकी अब आदत हो जाती है। तो धीरे 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 वो उसका अनुकरण करने लगता है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, कंप्रहेंसिव है लिसनिंग बेटा। जितना ज़्यादा स्किल्स, कंप्रहेंसिव स्किल्स बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी शार्पनेस होता चला जाएगा दिमाग, है ना। तो स्पेंड इन लिसनिंग, मतलब जो आपका 45% टाइम है ना, वो स्पेंड होना चाहिए लिसनिंग में। ये चीज़ें बोला रहा है, मतलब कि समझ गए ना जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। लिसनिंग सिचुएशंस क्या होने चाहिए, इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। अब देखो, आपको इंटरेक्ट मतलब कि समझ रहे हो, उसके साथ घुल मिल जाना, और नॉन इंटरेक्टिव मतलब उसके साथ घुलना मिलना नहीं, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो दोनों सिचुएशंस है, दो सिचुएशंस में क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच क्या होते हैं भाई, पढ़ना ही पढ़िए भाई इसको। द स्ट्रक्चरल इज एसोसिएटेड विद द सिचुएशनल अप्रोच, मतलब स्ट्रक्चरल जो होता है ना, वही एसोसिएट करता है किसको, किसके साथ भाई, सिचुएशनल अप्रोच को। लैंग्वेज इज थॉट इन रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है ना। बाय दिस वे वी लर्न टू लिंक वर्ड्स, सेंटेंस एंड देयर मीनिंग्स इन आवर मदर टंग। समझ रहे हो, सभी सारी चीज़ों को लिंक करके उसके द्वारा एक तरह सेंटेंस जो होता है, मीनिंग जो होता है, मदर टंग में, अपने मदर टंग में बोलो भाई ये चीज़ें। थ्रो रेफरेंस टू रियल, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ रहा हूँ लेकिन मदर टंग में अपने समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ भाई। थ्रो रेफरेंस टू रियल ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, एक्शंस, ईटीसी इन लर्निंग इंग्लिश, है ना। समझ रहे हो ना बेटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मदर टंग्स, फिर इसके बाद थ्रो रेफरेंस, मतलब कि आप रेफरेंस के माध्यम से कोई चीज़ें अगर बेटा क्या करो, सिचुएशन को उसको डील करो, तो वह चीज़ें उसमें पिक्चर के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं सिचुएशनल अप्रोच में। इन दिस लर्निंग इंग्लिश द सिचुएशंस रिप्लेस ट्रांसलेशन, है ना। ड्रिल टू आर इन रियल सिचुएशन मेकिंग देम मीनिंगफुल। बेटा अब देखना, थोड़ा सा मेरा नाक जो है पूरा जाम हो चुका है ना, तो दिक्कत हो रही है मुझे। तो मैं जितना भी पढ़ा सकूं 1 घंटे तक खींचता हूँ। देखिए, इसमें दिया गया है, द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड आर टफ नॉट एट अ सेम टाइम बट एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सिचुएशन। दैट इज माई सिस्टर वेंट टू बैंक, है ना। मेरी जो बहन है ना, वो बैंक गई। द गर्ल वॉज सिटिंग द बैंक ऑफ रिवर, गंगा, मतलब गंगा के किनारे भैया क्या बनी बैठी हुई है, एक लड़की बैठी थी, है ना। यही तो है, यही बोला है ना, बैंक ऑफ द रिवर मतलब कि गंगा के किनारे। यू कैन बैंक अपॉन मी, है ना। देखो भाई, तो यहाँ पे बैंक का अलग अलग मतलब निकला, आप देख रहे हो, बैंक का अलग अलग मतलब निकला। आप क्या करो, यही हमारा सिचुएशनल अप्रोच है ना, मतलब कि आप किस प्रकार के, किस सिचुएशन में कौन से वर्ड बोल रहे हो, यह सिचुएशनल अप्रोच हो गया। समझ गए, माई सिस्टर वेंट टू बैंक, बैंक गई। और यहाँ पे बैंक के मतलब कि बैंक यहाँ से मतलब है कि रिवर, गंगा के किनारे का बैंक बोला गया, किनारा। तो यह चीजें मतलब कि यह अलग अलग अप्रोच है, मतलब कि आप सही समय क्या कर रहे हो। जैसे आपको खाना खाना हुआ, खाना मांगना हुआ, तो आप खाने की जगह मांगो, नाश्ता ना मांगो, खाने फूड, पेट भरने वाला चीज़ मांगो, कोई चीज़ ऐसा। तो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आप कहीं गए हो, तो वहाँ पर बहुत मान लो कि आपको मतलब कि लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे वर्ड हमें नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो बुरा लग जाएगा, तो उस समय से कंडीशन के हिसाब से सारी चीज़ें आप सेट करते हो एक ही चीज़ को। जैसे कि आपको जब सोना हुआ तो आप कहते हो मुझे नींद आ रही है, जब आपको आराम करना हुआ तो आप कहते हो मुझे लेटना है, मतलब थोड़े से रिलीफ फील करना है ना, थोड़े से अलग से रहना है। तो मतलब इस तरह से आप कहते हो ना कि मुझे नींद तो नहीं आ रही लेकिन मुझे सोना है, थोड़े से सोना है, नींद नहीं आ रही लेकिन सोना है। देखते हो ना कभी-कभी जब हम लोग पूरा भरपेट खाना वगैरह खा लेते हैं और थोड़ी सी जब एनर्जी जब रिलीज़ होने लगता है शरीर से, तब भी जम्हाई वगैरह आने लगते हैं। तो हम लोग सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस समय नींद तो नहीं आती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी जब हमारे अंदर हो जाती है और ग्लूकोज़ का मात्रा अधिक हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नींद आने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है और तुरंत नींद आने लगता है। तो ये चीज़ भी इसके अंतर्गत आती हैं, मतलब कि आपको सही कंडीशन, मतलब हर एक स्पेसिफिक जगह स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ करना आना चाहिए। तो वही हमारा क्या है, समझ लीजिए क्या, सिचुएशनल अप्रोच, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भाई देख लो, राइटिंग द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस। भाई चलो, इडियम्स फ्रेजेस सभी को पता है भैया, आर्ग्यू द टॉस, है ना, आर्ग्यू द टॉस। डिस्प्यूट बेटा, मतलब आर्ग्यू द टॉस मतलब डिस्प्यूट और डिसीजन, है ना, बस इतना याद रखना। आर्ग्यू द टॉस मतलब कि डिस्प्यूट और डिसीजन, कोई डिसीजन जो आप ले रहे हो ना उसमें डिस्प्यूट हो। चॉइस विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, द फाइनली चॉइस वाज मेड एस्टरडे, सो डोंट आर्ग्यू
द टॉस नाउ, इसको बनाया गया सेंटेंस में। नेक्स्ट देखना, इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, एन आइसोलेटेड प्लेस लोकेटेड फॉर फ्रॉम एनी टाउन, इट टुक अस हावर टू फाइंड जैक्स होम हाउस, ही लाइव्स इन द बैक ऑफ बियॉन्ड। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि थोड़ा सा पीछे चला गया, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, बैग ऑफ ट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा, द क्लेवर मेथड, मतलब द बैग ऑफ ट्रिक्स, इसका मतलब होगा मे बी ही कैन हेल्प अस सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ रहे हो ना, लेट्स कॉल राम एंड हिज बिग ऑफ ट्रिक्स, तो उसको बताया, इसका मतलब क्या है, आल द क्लेवर मेथड्स ऑफ नो इन ऑर्डर टू सक्सीड, मतलब कि एक तरह से चालाकी वाला है ना मेथड है, जो कि आप सक्सीड हो जाओ किसी भी चीज़ में, ऑर्डर देने में या फिर जानने में, ये चीज़ें। सेट द बॉल रोलिंग, यू स्टार्ट एन एक्टिविटी इन विच अदर पीपल विल ज्वाइन। नेक्स्ट देखना, बेटर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये सब क्या पढ़ रहे हो आप, एडम से पढ़ रहे हो ना, एडम से पढ़ रहे हो, मीनिंग उसका बता रहा है। बेटर हाफ आइदर पार्टनर इन मैरिज, अमीज बेटर हाफ स्टे इन दिल्ली फॉर लास्ट 2 years। इसको आप अपने में जोड़कर बता सकते हो बेटा, पढ़ लेना इंग्लिश इसका, हिंदी पढ़ लेना, मतलब इंग्लिश को रीड कर लो। लाइक अ बियर विथ अ सोर हेड, वेरी इरिटेबल एंड बैड टेम्पर्ड when this team lost the match, ब्रेड वाज लाइक अ बियर विथ अ सोर हेड, मतलब समझ रहे हो ना। तो मतलब एक तरह से करो कि जब आपकी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए कोई वो खेल रहा है टीम आपकी, तो हार जाए, तो आप उसे बोलो लाइक अ बियर विथ अ सोर हेड, है ना, तो एज ऐसे लगा के बोल दो, तो इस तरह से। तो वह क्योंकि हार गई, आपकी पसंद की हुई नहीं, बिहाइंड बार्स मतलब इन प्रिजन बेटा, इस तरह से इसका हो जाएगा मीनिंग। ब्लो ऑफ फ्यूज का हो जाएगा लॉस्ट टेम्पर, हैड बिकम वेरी एंग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली, है ना, वह क्या हुआ मुझे पता नहीं है, इस तरह से बोल देना बस, है ना। नेक्स्ट, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ बेटा, मतलब समझ रहे हो, बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली, मतलब कि बहुत अमीर फैमिली में जन्म लेना। नेक्स्ट देखना, ब्राउंड ब्राउंड ऑफ मतलब कि एनी एनॉयड बेटा, मतलब आई थिंक सी गेट्स ब्राउंड ऑफ हिज विथ हिम ब्राउइंग द कार ऑल द टाइम। नेक्स्ट, चूज योर ईयर्स, मतलब कि टू स्टॉप लिस्निंग बेटा, मतलब समझ सकते हो, क्लोज, सॉरी चूज बोल दिया, सॉरी क्लोज क्लोज योर ईयर्स, मतलब कि समझ रहे हो ना, मतलब कि टू स्टॉप लिसनिंग, इतना तो समझ ही रहे होगे। बी ऑन क्लाउड 9, मतलब वेरी हैप्पी बिकम्स बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ हैपेंड। चलो नेक्स्ट देखना जरा, ये सब एडवांस फ्रेज है, आप याद कर लोगे। केम इन हैंडी टू से दैट समथिंग से कम इन हैंडी। नेक्स्ट देखना, मतलब कम इन हैंडी का मतलब होता है बेटा डोंट थ्रो अवे दोज ओल्ड सॉल्व स्लेव्स, समझ रहे हो, सेल्व्स। कम टू ब्लोस स्टार्ट टू फाइट बेटा। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग वेरी एक्सपेंसिवली, मतलब समझ रहे हो ना, कॉस्ट मतलब कि आर्म एंड लेग के लिए बोला है, द हाउस कॉस्ट अस एन आर्म एंड लेग, मतलब कि बहुत महंगा घर है भाई, इस तरह से, बट वी हैव नो रिग्रेट्स। डू समवन अ गुड टर्न एक्ट इन ए हेल्पफुल वे बेटा, गुड टर्न्स मतलब समझते हो ना भाई, समझ गया, अच्छा की बात होती है तो उसने लगा के जोड़ लेना, एक्ट इन अ हेल्प वे, मतलब कि जो आप काम करो उसमें आपको मदद मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा काम करो। इन द डॉग हाउस, इफ़ यू आर इन द डॉग हाउस, तो समबॉडी इज एंग्री विथ यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग बेटा, है ना, मतलब कि मेक इज द डॉग हाउस बिकॉज ही डैमेज्ड हिज फादर्स कार, इस तरह से कह सकते हो। डाउन इन द माउथ टू लुक अनहैप्पी बेटा, डाउन इन द माउस का मतलब कि मुंह गिराना, इसका मतलब यह समझ लो। इन वन ईयर एंड आउट आउट द अदर, इमिडिएटली कोई काम मतलब फॉरगेटन, मतलब तुरंत भूल जाना, इग्नोर कर देना, इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। फेस द म्यूजिक एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट बेटा, जैसे कि आप कोई काम करते रहो और मतलब मन लगा के पढ़ रहे हो, तब तक गाना कोई बजा दे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बैक ऑन योर फिट, मतलब आफ्टर इन इलनेस बेटा, है ना, थोड़ा सा पीछे चले जाना, एन एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो इस पे आप जोड़ के बताएं, एन एक्सीडेंट यू आर फिजिकली हेल्दी अगेन। ठीक है, फिर उसके बाद आप फिर से हेल्दी हो जाओ।
तो इस तरह से में यूज कर सकते हो। सचिन सचिन इज बैक ऑन हिज फीट। फर्स्ट द फॉरमोस्ट मोर इम्पोर्टेंट देन एनी टाइम इल्स फिश आउट ऑफ वाटर, है ना। मतलब जब अब पानी फिश को बाहर निकालो क्या हो गया, मरी जाएगी भाई ना वह। मतलब कि एक तरह से सिचुएशन अपने अनुसार ना होना बेटा, इसका मतलब ये हो गया। अन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, समझ रहे हो ना, मतलब कि अपने अनुसार सिचुएशंस ना होना। इजी इजी एज अ पी बेटा, नॉट डिफिकल्ट, मतलब कि बहुत ही चीज़ें आसान, मतलब कठिन नहीं है। 40 ओमल्स, समझ लो, हैव अ शॉर्ट स्लीप बेटा, और मतलब कि थोड़े समय के लिए रेस्ट कर लो, बस इस तरह से सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद फिर काम 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 काम, इस तरह से। चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो देखो सारा का सारा पढ़ लो। गेट आवर स्केट्स ऑन द टू हुर्री ऑफ, मतलब चिल्ला आगे बोलो, वाह मजा आ गया। गिव अप द घोस्ट टू डाई और स्टॉप वर्किंग। चलो नेक्स्ट, मतलब कि जब मर गया तो क्या होगा, कहानी खत्म होगी भाई ना। गिव अप द घोस्ट, है ना, मतलब कि सीधा का सीधा वो भूत में कन्वर्ट हो गया भाई, यह समझ लो। हेलो और लेदर, रन और राइड बेटा, राइड एज फास्ट एज यू कैन, कर सकते हो जितना तेज राइड कर सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, भागो, तो वो चीज़ है। अ गुड टर्न, मतलब कि बहुत अच्छा होना, समवन इज बेटर, या फिर समवन गुड टर्न्स, इस तरह से बोल सकते हो बेटा ना। माई अचीव ऑन योर शोल्डर, मतलब बीइंग angry about something that happened in the past. A dim a dozen, तो something that abundant, infrequent in a quantity, and cheap, something that easily acquired बेटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी के लिए होता है। a fool and his money are soon parted बेटा, it's easy for समवन एक्टिंग फुलिश विथ देयर मनी टू लॉस इट, है ना। मतलब आसान, मतलब कि बहुत आसानी से आपको कोई बेवकूफ़ बनाया, और आपको एक तरह से मनी आपका लेके चला गया, मतलब एक तरह से आपको मतलब बेवकूफ़ बना दिया, यह समझ लीजिए आप। पीस ऑफ केक, मतलब कि एक्शन जो है ना बहुत सिंपल हो, सिंपल काम हो, इस तरह से। ऑल बार्क एंड बाइट, ऑल बार्क एंड नो बाइट, मतलब समवन हु इज फुल ऑफ टॉक, समझ लो, बट हैज़ नो एक्शन बिहाइंड देयर वर्ड्स। ऑल ग्रीक टू मी, है ना, तो ये चीज़ समझ सकते हो, देखो पढ़ लो बस। एन आर्म एंड लेग, भाई अभी बताया गया। तो ये चीज़ें हैं, बस इतना था आपका। बिजी एज बी, मतलब देखते हो मधुमक्खी दिन भर काम करती रहती है ना, वर्क की तरह, तो लेकिन धीरे 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 वर्क करती है, तो इस तरह से बोलते हैं दे आर बिजी लाइक अ बी, ठीक है। तो समवन दैट हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत सारे काम होना, बहुत बड़ा काम होना, उसे धीरे 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 करके करना, मतलब लाइक एज अ बी, लाइक एज अ आंट, इस तरह से समझ लेना। सामाजिक प्राणी किससे बोलते हैं भाई, आंट को बोलते हैं, चींटी को ना। चलो नेक्स्ट देखना। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम्स एंड फ्रेज बेटा। टू स्किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इसका मतलब ये हो गया बेटा ना, कोई चीज़ आप अचीव करो ना, तो सिंगल एफर्ट से नहीं, ठीक है। टू इंड्स विथ सिंगल एफर्ट, मतलब कि जो बहुत एफर्ट पे एफर्ट आप किए जा रहे हो, कि लगाए जा रहे हो लगाए जा रहे हो, लेकिन लास्ट का एफर्ट एक ऐसा आएगा जहाँ पे आपको विन मिल ही जाएगा। नो पेन नो गेन, पता समझ रहे हो बेटा, अगर दर्द नहीं है तो भाई कुछ पान, दर्द नहीं अगर सह सकते ना, तो कुछ पाने की इच्छा ही मत रखो, त्याग दो, समझ गई, ये चीज़ें हो गई, मतलब यू नीड टू सफ़र इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग बेटा, कुछ पाने के लिए हमें थोड़ी सी कठिनाई तो सहनी पड़ेगी, यह चीज़ें बेटा याद रखना। यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन द sentences of your own, bring so as to bring out their meaning already clearly, सॉरी यार क्या बोल देता है। अ रीड लेटर डे एट एनी रेट बेटा, ये दोनों आप अपने से बना के लिख लेना, ठीक है ना। स्पेशल ओकेशन होता है, मान लीजिए कुछ, तो उसे बोलते हैं अ रीड लेटर डे, है ना, समझ रहे हो ना। और एट एनी रेट के लिए अब क्या लिख दोगे इसका मीनिंग, तो लिख देना भाई, इसका क्या हो जाएगा, एट एनी रेट, मतलब किसी भी हाल में, इस तरह से इसका मतलब ये समझ लेना, है ना। एट एनी हाउ, कहते हो एट एनी हाउ, किसी भी सूरत में हमको बेटू से शादी करनी है, इस तरह से, इस मतलब किसी भी कीमत पे हम दोनों एक हैं। तो ऐसे सुनते हो ना, डायलॉग बहुत सारे मारा मारा जाता है, तो हमारे लेकिन डायलॉग सही है नहीं है, हमारे सच्चाई है यार। नेक्स्ट आ जाओ। ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ टेंसेस विथ एग्जाम्पल्स, तो भैया देख लो, द प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन ही होते हैं ना, तो इसको एग्जाम्पल दे लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट टेंस में देखो, प्लांट्स ग्रो फास्टर इन रेनी सीजन दैट देन इन विंटर, ठीक है, विंटर्स की अपेक्षा जो है कि रेनी सीजन में प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। आई टेक मिनट्स टू गेट
टू ऑफिस, मतलब कुछ ही समय लगेंगे हमें ऑफिस पहुंचने में, अभी पहुंच जाएंगे कुछ मिनट में। आई गेट अप द एट 7:30 इन द मॉर्निंग, मतलब मैं 7:30 पे उठता हूँ। तो यह फॉर्मेट है बेटा, सब्जेक्ट प्लस द इन्फिनेटिव और विदाउट टू, है ना। तो ये हो गया द प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज एम आर यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आई एन जी, सॉरी फिफ्थ फॉर्म। और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मतलब ये जो आपका वही प्रोग्रेसिव टेंस से बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है। तो आप बना सकते हो इसको ना, तो बना सकते हो बेटा, इसको बना दें। द परफेक्ट टेंस में क्या होता है बेटा, परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पास्ट प्रिंसिपल, मतलब सॉरी पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म उसका, बस उसके बाद आप आगे ऑब्जेक्ट लिख दोगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, मतलब कि आपको पूछा जा रहा है, मतलब वही आई हैव पोस्टेड द एप्लीकेशन, सी हैज़ सॉल्व्ड ऑल हर सम्स, बेटा इस तरह से द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, बीन, इसमें बीन लगने लगेगा, हैज़ बीन, हैव बीन, बस ये चीज़ें लिखना। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा बेटा, ये चीज़ याद रखना। इसमें थोड़े से टाइम आ जाते हैं, सीन्स आफ्टर ये सब, तो लास्ट में उसको लिखते हैं। जैसे दे हैव बीन लिविंग दिस हाउस सिंस 2000, मतलब मैं इस हाउस में रह रहा हूँ ना बेटा, बहुत पहले से, 2000 से रह रहा हूँ, समझ रहे हो ना, इस तरह से बोल रहा है, रह रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। रहा है, रही है, रहे हैं, तो या तो इजामार लगता है, लेकिन रहता था, है ना, इस तरह से रहता हूँ, ता है, रहता ता, रहता है, ती है, ते हैं, इस तरह से। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है, सबके लिए अलग अलग है, आप बनाओगे तो समझ जाओगे। दे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज ऑल द डे, है ना। द चाइल्ड हैज बीन प्लेइंग द होल डे, मतलब ये जो बच्चे हैं ना ससुरा सब बहुत ज़्यादा पाजी हैं, दिन भर खेलते रहते हैं भाई, इस तरह से बोल दो। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड विद अ प्रेजेंट परफेक्ट और द पर्सन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखना। सिंस इज यूज्ड विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम बेटा, और फॉर इज यूज्ड विथ अ पीरियड ऑफ टाइम, याद रखना। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे कि 1 से 2 घंटे, 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे, अ लेंथ ऑफ द टाइम, इस तरह से, टिल नाउ, जब तक खत्म ना हो। और जो सिंस होता है, सिंस जो होता है बेटा वह पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, टिल, इस तरह से तक के लिए। और सिंस होता है जैसे 1978, मतलब सिंस 1978, मतलब पहले से, ऐसे जैसे मॉर्निंग हो गया, है ना, टुमारो हो गया, ये सब के लिए। और फॉर्म किसके लिए बेटा, फॉर्म के लिए देखो ये आ गया मेरा कौन सा टेंस भैया, अच्छा यह हैज़ बीन, वही चीज़ बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आ गया बी द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के लिए भैया देख लो, पास्ट टेंस के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे बोलते हैं ही किल्ड, मर गया ससुरा, तो द मैक्स विथ अ स्टोन बेटा, ही किल्ड द मैक्स स्नैक विथ, सॉरी यार क्या बोल दे रहा है, स्नैक विथ द विथ अ स्टोन, ही किल्ड द स्नैक विथ अ स्टोन, मतलब पत्थर से देख लो भाई, मतलब पत्थर से मार दिया भैया स्नेक को, ये बोल रहा है ना। आई सा यू इन द बाजार स्टरडे, है ना, बाजार स्टरडे, ठीक है भाई, देख लो जरा। तो चीज़ें थोड़ी सी ना, अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वाज वर लगेगा प्लस आईएनजी लग जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ें। इसके बाद क्या लगेगा बेटा, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट हेड लगेगा, हेड हेड हेड, केवल हेड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड भी लगेगा। और पास्ट परफेक्ट में बेटा हेड के साथ थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा, ईडी, जिसमें जोड़ के आप बनाते हो। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेड बीन केवल लगेगा, और प्लस वही आई, मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है ना। आ जाओ अगला, द फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में, सॉरी फ्यूचर पहले परफेक्ट ही, तो इसमें सैल विल ये सब लगते हैं बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में ना, याद रख लेना, ठीक है। इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि सैल विल लगा है तो मतलब फ्यूचर टेंस है। तो आई सैल पास देयर दिस ईयर, मतलब मैं इस साल पास हो जाऊंगा। आई वी विल विन, देखना जरा, प्लूरल प्लूरल के साथ प्लूरल, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना भाई। आई हो गया तो इसके साथ सेल हो गया, वी के साथ सेल हो गया, लेकिन ही सी इट के लिए विल लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस तरह याद कर लेना बेटा ना। तो ही विल हेल्प यू इन योर डिफ़िकल्टी, क्या मैं मैं हेल्प करूँगा, वह हेल्प करेगा हमारे डिफ़िकल्टीज़ में, इस तरह से ना, इस तरह से कर लो, मतलब कठिन समय में। वी शैल विन द मैच, है ना, तो हम मैच जीतेंगे, इस तरह से। चलो आ जाओ, हमने मैच जीता था बेटा, फ्यूचर की बात कर रहा है, सॉरी यार, देखो थोड़ा सा वही तो गड़बड़ हो रहा था। आई शैल पास देयर ईयर, मैं इस साल पास हो गया था, हाँ पास हो गया था, आई शैल पास दिस ईयर, बेटा ठीक है, पास हो जाएगा,
हो जाएगा की बात होता है बेटा ना, मतलब गागेगी आ जाता है इसमें, सॉरी यार क्या मैं बोल रहा हूँ, गागेगी मतलब पास हो जाएगा इस साल, वह मैं इस साल पास हो जाऊंगा। इसके बाद वी विल विन द मैच, मैं मैच जीत जाऊंगा, ठीक है, वह मैच हम मैच जीतेंगे, इस तरह समझ लीजिए। ही विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्टीज, है ना, हम मतलब कि वह हेल्प करेगा तुम्हारे डिफिकल्टी में, है ना, कठिन समय। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई, तो देख लो भैया, सेल विल के साथ बी इसमें आ जाता है, बस बी बी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपेट बनता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो इस तरह से इसमें जोड़ देते हैं। तो और द फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाता है, सेल और विल नॉट आ जाता है भाई इसमें, एक तरह से कह लीजिए कि निगेटिव फॉर्म्स यूज आ जाते हैं, तो नॉट जैसे सिल, सेल, नॉट, विल नॉट, अगर नॉट लग गया तो हैव इसमें आ जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, सेल विल पहले आ जाता है और सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। इस तरह से आई शैल हैव रिवाइज्ड माई बुक्स, ठीक है, स्टेटमेंट है। ही विल हैव रीच्ड होम बाई नाउ, ठीक है ना, इस तरह से ये हो गया आपका फ्यूचर का पूरा हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएंगे, नेगेटिव फॉर्मेट में सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपेट, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वही सेल विल आगे आने लगेगा, याद रखना। जैसे क्या तुम, डब्ल्यू फैमिली के फैमिली कहने, जैसे कि क्वेश्चन करो, क्या तुम स्कूल गए, तो बोलोगे विल, है ना। तो क्या तुम स्कूल गए, तो बोलोगे जैसे कि आई शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, निगेटिव ये वर्ड है भाई, है ना। तो इसी तरह से सी विल हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 2 years, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको देख लो, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो बताओ क्या होगा। देखो विल क्या हो जाएगा इसमें, विल हैव बीन, विल हैव बीन वेटिंग, है ना। तो यहाँ देखो क्या होगा, सी वेट फॉर यू, यू फॉर 3 hours, तो वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग फॉर 2 hours, प्लेइंग, ड्रिंकिंग, है ना, स्पीकिंग, लर्निंग, बेटा बस यही सब लिख देना, वहाँ पे बीच में हो जाएगा। री राइट बेटा, अब इसमें देखो थोड़े से कुछ आपके सेंटेंसेस हैं, इसके बारे में आप खुद से पढ़ना। माई मदर अराइविंग हर हेयर ओनली लास्ट नाइट, तो इस तरह से बेटा, है ना। चलो 1 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, और मैं इस पूरे पीडीएफ को आपके मतलब कि टेलीग्राम पे डाल दूंगा बेटा, करंट हेवन के, वहाँ से लेकर आप इसे बस एक तरह से प्रैक्टिस कर ले जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमने बता दिया जो बताएं। अब टेंस के बारे में है, तो इतना टेंस सभी बच्चों को आता है, थोड़ा सा यह देख लेते हैं क्या है यह। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड एलिजिबल बेटा, तो बस इतना थोड़ा सा मैंने जो यहाँ तक समझा सका, और मेरा थोड़ा अब देखिए आ गया यहाँ पर आपका शॉर्ट वाला है क्या, नहीं बेटा ये शॉर्ट नहीं है, ये तो थोड़ा सा, अच्छा एक्टिव पैसिव आ गया, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट निरेशन है बेटा, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव नहीं, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं कल आपको समझा दूंगा, है ना। आशा करता हूँ आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।